you have invested in 15 plus companies, right? तो वो ट्रांजिशन कैसे हुआ? टूल्स आप एक हफ्ते में सीख सकते हो, बट वो जो मार्केटिंग के पीछे का जो माइंडसेट होता है वो बिल्ड करने में आपको 3 साल लग जाते हैं। अभी तो वो ब्लिंकिट है, पहले वो ग्रोफर्स हुआ करता था। एक बूम आया था NFT का नाम का, मैंने खुद की भी NFT लॉन्च करी थी, बट जस्ट मेरे को स्पेस एक्सप्लोर करना था। NFT का है आज, फेसबुक ने अपना नाम तक चेंज कर दिया उसके पीछे। स्टॉक मार्केट के अंदर भी अगर आप डील करते हो, पहले आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको लगता है यार मैंने दुनिया जीत ली भाई, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैंने तो यार सबको पीछे कर दिया। फिर आता है क्रैश, सबके लगते हैं। What are the top 3 segments as an investor that you think have a lot of potential in India? पैसा किसी और चीज से मांग के किसी और चीज में डाल दिया, तो दैट इज क्राइम। Very trending question in the market. Do you think Bitcoin is the next big thing? वो बस एक करेंसी है। डार्क वेब वाली चीज़ों में चले जाओ, वहाँ यूज़ हो रहा है। या फिर इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी होती है किसी को, मतलब बैंकर की फीस वगैरह अगर 2% बचानी है तो बिटकॉइन ट्रांसफर कर लेता है। बहुत सारे लोग जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते थे, जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज क्रैश हुई। तो यार हमारा ना डे 1 से होना चाहिए, 15% ज़्यादा बैट नहीं लूँगा, बट हमारे देश में लॉ बहुत धीरे काम करता है। इंडिया कांट प्रोड्यूस सच कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी जैसी कंपनीज। मार्केट लीडर्स क्यों नहीं बना पा रहा है? डू यू थिंक कि कभी बना भी पाएगा कि नहीं बना पाएगा? क्या इस चीज़ को ब्रेन ड्रेन कहते हैं। We can encourage those youngsters to stay in India and work in India and invest in India. सोचो आपको कितना टाइम लग सकता है एक कंपनी रजिस्टर कराने में। What is your secret of success? तुम एज अ फाउंडर मेरे को रात के 3 बजे बुला लो, क्या मेरा धंधा फंस गया यहाँ पे, मेरे को मदद कर दो। रात के 3 बजे आ जाऊँगा। So first of all, Priyanshu, thank you so much for joining us and welcome to Success Secret podcast. I don't want to give your introduction. I want you to introduce yourself to our audience. आपने क्या background रहा, कैसे आपने start करा journey, and yeah, over to you. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स यार बुलाने के लिए, आपने बुलाया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यार वही यार, अगर आप जर्नी की बात करें तो यार 2016 के अराउंड यार वी गॉट फुल टाइम इंटरनेट एक्सेस। देन यार वहाँ पे यार काफ़ी सारे स्टॉक मार्केट के बारे में देखा, एंड ऑल्सो वहीं पे यार डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के बारे में भी देखा। तो यार स्टार्टेड एज अ फ्रीलांसर कि काफ़ी सारा डिजिटल मार्केटिंग का स्टफ देखा, सीखा, लाइक सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। उसके बाद लाइक यार अगर आप सोशल मीडिया के टूल्स देखो, एडवर्टाइजिंग के टूल्स आप एक हफ्ते में सीख सकते हो, बट वो जो मार्केटिंग के पीछे का जो माइंडसेट होता है वो बिल्ड करने में आपको 3 साल लग जाते हैं। लाइक MBA के अंदर भी अगर आप जाते हो तो आपको यार टूल्स वगैरह नहीं सिखाते, वो आपको खुद सीखने होते हैं। Exactly. वहाँ पे जाकर आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है। हालांकि MBA इज़ अ डिफरेंट थिंग। अब बाकी कंटिन्यू करते हैं यार। उसके बाद यार मार्केटिंग वगैरह करी, 2 से 2.5 साल अकेला फ्रीलांसर वगैरह के तरीके से मार्केटिंग करी, एंड यार एजेंसी वर्क करा, काफ़ी सारे एजेंसी वर्क करा, काफ़ी सारे ब्रांड्स के लिए काम करा। लाइक अगर आपने बेवकूफ़ का नाम सुना हो, बेवकूफ.com, उनके साथ काम करा, दास सोल्ड स्टोर्स, उनके साथ काम करा, उनकी टी-शर्ट्स वगैरह बेची। एंड यार कुछ थोड़ा बहुत वहाँ से यार एंटरप्रेन्योरशिप भी बिल्ड करना स्टार्ट हो गया कि लाइक खुद की टी-शर्ट बना के बेचना चालू कर दिया। बट यार जब खुद की टी-शर्ट बना के बेचना चालू करा तो वहाँ पे यार एक बहुत क्रेजी चीज़ होने लगी। हमें कॉस्टिंग पड़ रही थी 350, बेवकूफ वगैरह उठा चुके थे फंड्स, तो वो बेच रहे थे 250 का सेम चीज़। तो लाइक विदाउट रेजिंग फंड्स हम वो वाली चीज़ मैच नहीं कर पाए। देन वी शट इट डाउन। वहाँ से हाँ रेवेन्यू जनरेट करा था, बट बहुत ही छोटा, लाइक लैक वैक के अंदर था, बहुत बड़ा कुछ नहीं था। देन वो वाली चीज़ करी। फिर एक दोस्त ने एक फाउंडर से इंट्रोडक्शन कराया, ठीक है। वहाँ पे हमने मार्केटिंग वगैरह के काम करा। वहाँ पे हमने थोड़ा सा इक्विटी लिया था, कुछ 10% के अराउंड। वो एक ग्रोफर्स का कॉम्पिटिटर था, ठीक है। फिर वहाँ से जब जैसे हमारे एरिया में ग्रोफर्स ग्रो करने लगा, अभी तो वो ब्लिंकिट है, पहले वो ग्रोफर्स हुआ करता था। जब वो ग्रो होने लगा, ग्रोफर्स ग्रो होने लगा यार, वी डिसाइडेड कि यार ये आएगा, ये मार्केट खाने वाला है, मैं एग्जिट करता हूँ, फाउंडर वगैरह चलाओ यार अपना आराम से। मैंने वो बिजनेस एग्जिट करा। फिर वहाँ से यार रियल एस्टेट के अंदर हमने रियल एस्टेट ज्वाइन करा, 2 से 3 अलग अलग फर्म्स के साथ काम करा। मेजरली वसंत विहार के, अगर आपने एरिया सुना हो साउथ दिल्ली के आसपास, वहाँ पे 8-8 करोड़ के यार विलास वगैरह बेचे हैं। वो काफ़ी अच्छा, वहाँ से ब्रोकरेज मिल जाती थी। तो यार पैसा जोड़ने के बाद देन वी थॉट कि यार इतना सारे स्टार्टअप्स के साथ काम करा, इतना सारा एक्सपोजर मिला, यार खुद का बनाते हैं कुछ। तो वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा लगने लगा। देन हमने एक कंपनी स्टार्ट करी बाय द नेम 7 वेलवेट। तो 7 वेलवेट यार एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी, लाइक बहुत कोई इनोवेटिव चीज़ नहीं थी, लाइक अ ट्रेडिंग बिजनेस। चाइना से सामान उठाते थे, ठीक है। USA के अंदर वेयर हाउस होता था डॉलर फुलफिलमेंट का नाम से, अगर आपने नाम सुना हो डॉलर फुलफिलमेंट, उस वाले वेयर हाउस में सामान भिजवाते थे। देन इंडिया से बैठ के उस बिजनेस को मैनेज करते थे। इट इज़ लाइक सोर्सिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना, सेलिंग इन टू USA एंड मार्केटिंग इट, मैनेजमेंट इट इन इंडिया, मैनेजिंग इट फ्रॉम इंडिया। तो वो वाली चीज़ कर रहे थे, लाइक वो कर रहे थे, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे। बट बैक देन इन अगस्त 2021 कि यार अगस्त 2021 में अगर आपको कुछ याद हो, या फिर अगर आप बहुत टाइम से स्टार्टअप स्पेस में, तो आपको याद होगा कि वहाँ पे चाइना और USA का ट्रेड वॉर होने लगा। तो उसके अंदर क्या होने लगा यार, हमारा चाइना से तो प्रोडक्ट निकल रहे हैं, बट USA के अंदर पहुँच ही नहीं रहा। वहाँ के कस्टम्स वाले वो कंटेनर्स को वापस बेच रहे हैं। तो हम उस टाइम पे यार पेपैल यूज़ करते थे। तो पेपैल के अंदर एक चीज़ होती है चार्जबैक के नाम से, तो यार हमें चार्जबैक करने लगे, तो इवेंचुअली वहाँ पे लॉस होने लगे।
वी सेड यार जितना बैग करा है उतना लेके चलते हैं, बाहर होते हैं। देन वो सब चीज़ कर रहे थे। देन हमने एक स्टेल्थ मोड के अंदर अभी एक और कंपनी बना रहे हैं, वो काफ़ी अच्छी चल रही है। वी आर डूइंग वेरी गुड, अर्निंग गुड मनी। Great. You mentioned one thing, which is very interesting. You started as a freelancer marketer, right? Yeah. And now you have invested in 15 plus companies, right? तो वो ट्रांजिशन कैसे हुआ? क्या वो माइंडसेट था? क्या वो चीज़ क्लिक करी कि यार अब इसमें इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए मुझे? यार ये स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट वाली जर्नी ना यार रियल एस्टेट के अंदर ही स्टार्ट हो गई थी कि मैं ना नोएडा सेक्टर 122 के अंदर एक हमारा फैमिली ऑफिस है, वहाँ पे काम करता था। वो लाइक फैमिली ऑफिस इन्वेस्टमेंट वाला नहीं था, वो बस कंस्ट्रक्शन वाला था। तो जब मैं वहाँ पे फाउंडर्स के ऑफिस में बैठता था, वहाँ पे उसका 200-250 करोड़ का धंधा है। उसको ना इंटरेस्ट आने लगा कि यार ये कैसे यार नई नई कंपनी आ रही है, कुछ ही दिन में यार वो $1 बिलियन की वैल्यूएशन ले रही है, यार मेरे को भी इसके अंदर खेलना है। तो उसने मेरे को देखा था कि यार ये बहुत ज़्यादा स्टार्टअप बोलता रहता है। तो उसने मुझे पकड़ लिया एक दिन, बताओ ये होता क्या? किस साल की बात है ये 2020-21 के आसपास की बात है। ओके। तो मैंने उसको बताया यार ये चीज़ ऐसे होती है, ये वाले क्लॉजेस होते हैं, SHA क्या होता है, टर्म शीट क्या होती है। मैंने उसको काफ़ी सारी चीज़ें समझाई। फिर मैंने उसको ये एंजल नेटवर्क क्या होते हैं वो सब समझाया, लाइक इंडियन एंजल नेटवर्क क्या है या फिर ये दिल्ली एंजल्स नेटवर्क क्या है। वहाँ के हम कई सारे जगह के पार्ट बने। तो उस रियल एस्टेट के फर्म के अंदर से वहाँ से स्टार्टअप के अंदर ट्रांजेक्शन आया कि यार स्टार्टअप के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कि काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो वहाँ से ज्वाइन करा। फिर काफ़ी सारे सीनियर लोग मिले, उन्होंने सिखाया, कुछ चीज़ें हमने खुद फिगर आउट करी। तो वहाँ से हमने काफ़ी चीज़ें स्टार्ट करी। फिर थोड़ा पैसा मेरे पास भी आया, फिर वो मैंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में इन्वेस्ट करना चालू भी करा। ओके। सो जो आप मेंशन करा आपने कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में वो पहले काम कर रहे थे, आई डोंट नो, ये एक क्वेश्चन आता है मेरे माइंड में कि आप व्हाट इज़ योर टेक इन ऑन रियल एस्टेट इंडस्ट्री? अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि गुड़गांव में 190 करोड़ का एक फ्लैट बिका है। डू यू थिंक यार इतनी क्रेजी वैल्यूएशन सच में वर्थ इट है ऐसी चीज़ों के लिए कि नहीं? मतलब व्हाट इज दिस, इज इट बबल और समथिंग, और व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? ठीक है, तो इसको दो पार्ट में कवर करते हैं। पहला रियल एस्टेट वाला, दूसरा 190 करोड़ वाला। यार रियल एस्टेट के अगर आप देखो रेगुलर बेसिस पे प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लाइक अचानक से अगर आप देखो यार किसी ने 60 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, अब 1 करोड़ 20 लाख की बेच रहा है, तो यार इसके अंदर दो चीज़ होती है। पहला कि आपके पॉलिटिशियंस वगैरह से कनेक्शंस हैं, तो आपको पता चल जाता है यार एक RO का एग्जाम होता है जिसके अंदर आप जाके CM वगैरह के ऑफिस में बैठते हैं, काफ़ी सारी फाइल्स वगैरह उन्हें देते हैं। तो वहाँ से भी आपको ना सोर्स इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि यार यहाँ से अब मेट्रो कटने वाली है, यहाँ से हाईवे कटने वाला है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन, यहाँ पे जेवर एयरपोर्ट बनने वाला है। ठीक है, जैसी वाली इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिलने लगी है तो रियल एस्टेट वालों से आपके ऑलरेडी कनेक्शन होंगे, या फिर वो आपको ऑलरेडी मिठाई बेच रहे होंगे, 5 लाख 10 लाख की मिठाई आपको बेच रहे होंगे। तो आपके कनेक्शन होते हैं। तो यहाँ से क्या होता है यार, अगर सपोज त्रिलोकपुरी के पास अगर मुझे पता चल जाए कि यार यहाँ पे अब हाईवे आने वाला है, या फिर यहाँ पे कोई नई मेट्रो कटने वाली है, यहाँ से पिंक लाइन आने वाली है त्रिलोकपुरी के आसपास, तो मैं एज अ रियल एस्टेट डेवलपर या फिर एज अ रियल एस्टेट में काम करने वाला या फिर कंस्ट्रक्शन में काम करने वाला, मैं क्या करूँगा, त्रिलोकपुरी के अंदर जाके बहुत सस्ते में ज़मीन उठाना चालू कर दूंगा। और कुछ दिन के बाद पब्लिक में न्यूज़ आएगी कि यार यहाँ पे अब पिंक लाइन बनने वाली है, तो यहाँ से प्राइसेस ऊपर जाएंगे। जो इनसाइडर न्यूज़ की बात बोलते हैं, इनसाइडर न्यूज़, हालांकि ये शायद कहीं ना कहीं इलीगल भी होता है, बट हर कोई कर रहा है। ये वाली चीज़ किसी से छुपी नहीं है, मीडिया में भी आता है, हर जगह आता है, ये होता ही है। तो अब बात आई सेकंड में कि सबसे महंगी या फिर सबसे हाल ही में जो प्रॉपर्टी है हमारे एरिया में बिची है 190 करोड़ के आसपास वाली। यार मैं जैसा रियल एस्टेट में काम करा है, सेम प्रॉपर्टी यार 20 करोड़ के अंदर अंदर आपको वसंत विहार में मिल जाएगी। सेम प्रॉपर्टी मतलब जो उसके अंदर का अल्ट्रा लग्जरी चीज़ें हैं, जो ऑटोमेटेड पर्दे हैं, सब कुछ ऑलरेडी सारी एकदम जो जिस लेवल की लग्जरी है वो 20 करोड़ के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। अब वो 190 करोड़ किस चीज़ के हैं? कई बार तो यार देखो उसके फाउंडर्स को हम नहीं जानते, ठीक है, मतलब उसके ओनर्स को हम नहीं जानते, तो हमें नहीं पता एग्जैक्टली उनके इतना महंगा खरीदने के पीछे का मोटिव क्या था। कई बार यार टैक्स बचाने के लिए भी लोग खरीदते हैं कि अगर आपने सेक्शन 54 पढ़ा हो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, उसमें क्या होता है यार, अगर आपने कहीं से गेन्स कमाए हैं, सपोज आपने अपने स्टार्टअप की इक्विटी वगैरह बेची है, ठीक है, तो अगर आपने कैमिलियाज का नाम सुना होगा, उसमें 35 के आसपास बिलियनर्स के फ्लैट है। ओके, ये चीज़ है। पॉलिटिशियंस के भी उसके अंदर फ्लैट है, और वहाँ पे 100 करोड़ के आसपास का फ्लैट आता है एक। पहले भी इससे पहले भी एक फ्लैट बिका था 100 करोड़ के आसपास, वो कैमिलियाज में उसी में। तो क्या होता है यार उसमें ना, जैसे सपोज मैंने 20 करोड़ के अपने शेयर्स वगैरह बेचे हैं, अगर वो 20 करोड़ के शेयर्स के अगेंस्ट में उसी साल में, या फिर वो आपको एक CA बहुत अच्छे से बता सकता है, या फिर एक टैक्स प्लानर, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद ले तो आपको 0 टैक्स देना होता है। ओके, तो इस वजह से ये 190 करोड़ की प्रॉपर्टी, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकती है। दिस इज वन ऑफ द रीजन। और कई बार ऐसा होता है यार, अब अंबानी का घर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है $2 बिलियन का घर है कितने का है, तो वो एक अलग चीज हो गई। बाकी सेक्शन 54F है, वो काफी अच्छे से पढ़ लो। कई बार ऐसा होता है यार, अपनी प्रॉपर्टी बेचते हो तो पहले तो इंडेक्सेशन वगैरह मिल जाता था, अब से वो बंद हो गया है, पर काफी सारी ऐसी चीजें जिससे आप टैक्स बचा सकते हैं।
तो वो आपको बहुत अच्छी इनकम टैक्स की पकड़ होनी चाहिए, तो या कर सकते हैं या फिर वेल्थ मैनेजर हायर कर लो। ओके, अंडरस्टूड। इससे मेरे को एक और क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल, एज अ फ्रेशर या एज अ न्यू कमर, मेरे को रियल एस्टेट में एंटर करना है, राइट? मेरे पास 15-20 करोड़ का फंड है, मैंने अरेंज करा है फैमिली यहीं से करके। हाउ कैन आई एंटर इनटू दिस? क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं, क्या क्या सर्टिफिकेशंस लगते हैं? इफ यू कैन जस्ट गिव अस सम हाईलाइट ऑन दैट। यार देखो, इंडिया का तो मैं बता सकता हूँ, इंडिया में तो यार कोई सर्टिफिकेशन नहीं लगता। ओके यू नीड कनेक्शंस। और 15 करोड़ पड़े हैं तो भाई मत यूज़ करो भाई। ओके पहले जाओ किसी ऑलरेडी जिसका धंधा चल रहा है, फ्रेशर हो तुम्हारे पास बहुत टाइम है, जिसका ऑलरेडी धंधा चल रहा है वहाँ पे जाओ, रिक्वेस्ट कर लो यार मैं आपके पास काम करना चाहता हूँ, फ्री में काम करूंगा, 6 महीना है, 1 साल, जब तक तुम्हें कॉन्फिडेंस ना है अपना कुछ चालू मत करो। ओके क्योंकि यार यहाँ पे हर कोई स्कैम करने बैठा है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी का, हाल ही कल ही परसों की बात है, मैं किसी के साथ बैठा था, वो मेरे को ना 1.5 करोड़ के NBFC बेच रहा है। ओके अब मुझे नहीं पता कि उसका वो मतलब लाइक बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, हमें बहुत ज्यादा अवेयर होना चाहिए यार वो क्यों, मतलब इसके पीछे का उसका 2.5 मोटिव करोड़ क्या में है, क्यों बेच रहा है या फिर क्या क्या सेंस है उसके पीछे। लाइक 10 करोड़ की चीज कोई मुझे 2.5 करोड़ में क्यों दे रहा है, बहुत ज्यादा समझ होनी चाहिए। बहुत स्कैम्स होते हैं, बट अगर आप जब तक आपके पास इंडस्ट्री के अंदर गुड कनेक्शंस नहीं होंगे, अगर मैं ही कोई 2.5 करोड़ की चीज खरीदने जा रहा हूँ, अगर मैं अकेले चला गया, शायद हो सकता है मैं 2.5 करोड़ का लॉस भी वहां पे बुक कर लूँ, या फिर मेरे साथ फ्रॉड हो जाए। अगर मेरे पास कोई ऐसे नेटवर्क है जिसने 40 साल काम करा है, 30 साल काम करा है, सबका कोलैब में 200 साल का एक्सपीरियंस अगर हो जाए, तो वहाँ पे मेरे साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अंडरस्टूड। इसी से अपन इस क्वेश्चन को और आगे लेके जाते हैं। यू नो, यू हैव इन्वेस्टेड इन 15+ कंपनीज, राइट? जस्ट टू टेक फ्यू नेम्स जो शार्क टैंक में फीचर हुए हैं, वन इज टैग फूड्स एंड सेकंड वन इज नट जॉब्स, राइट? सो व्हाट इज योर टेक एज एन इन्वेस्टर ऑन स्टार्टअप इकोसिस्टम? कि आपने, आई थिंक आप मेरे को ऑफ कैमरा भी बताया कि देयर आर आल्सो वेरी स्कैम्स व्हिच आर गोइंग अराउंड इन स्टार्टअप इकोसिस्टम। सो इफ यू कैन जस्ट पुट ऑन सम हाईलाइट, यार क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, क्या क्या स्कैम्स हो रहे हैं, व्हाट इज योर टेक एज एन इन्वेस्टर ऑन दिस? ठीक है यार, वो सबसे पहले यार गूगल फॉर स्टार्टअप्स वाले ही कवर कर लेते हैं। ठीक है, गूगल फॉर स्टार्टअप्स के एक हेड के साथ मैं बैठा था, इंडिया हेड। ओके वो मेरे को कहता है यार मैंने ना यार गूगल फॉर स्टार्टअप्स के अंदर कई सारे स्टार्टअप्स का एनरोल करा, मैंने 2 करोड़ के क्रेडिट्स दिए। ओके व्हाट डिड कि यार उन्होंने वही क्रेडिट्स 60 लाख में किसी को नीचे से बेच दिए। ओके ठीक है, उनको वो 2 करोड़ के क्रेडिट्स फ्री में मिले? उनको क्रेडिट्स ग्रांटेड होते हैं, वो फ्री के होते हैं। ओके उन्होंने वो चीज़ किसी और, सपोज अगर मेरे को गूगल एडवर्ड्स का ही अगर मुझे 2 करोड़ मिल जाए, ठीक है, अगर मैंने किसी को 60 लाख में बेच दी, मुझे तो फ्री में मिला ना, मेरा तो 60 लाख का इंस्टेंट गेन हो गया। ठीक है, एक चीज़ ये भी होती है। दूसरी चीज़ ये होती है यार अपने बुक्स को गलत दिखाना। ओके कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनके ऊपर, लाइक सिकोया कैपिटल का एक रिसेंट केस बताऊंगा, उन्होंने एक स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट करी थी। ठीक है, अभी सिकोया कैपिटल ने उसके ऊपर केस करा है, किसने मेरे को बुक्स गलत दिखा के मेरे से फंडिंग रेज करी थी। ओके ठीक है, तो ये बुक्स दिखाने वाला लाइक ऑडिटर को पैसा खिला देते हैं। इससे एक और चीज है, गो मैकेनिक करके आपने अगर सुना होगा, हाल ही उसका में जो भी स्कैम वापस आया था, सारे फाउंडर्स जेल में गए थे, राइट? तो कहीं ना कहीं, यू नो, हाउ वी कैन ओवरकम दीज थिंग्स, मतलब अगर एज अ स्टार्टअप इकोसिस्टम अगर ऐसी चीजें होंगी, राइट, वो कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री को भी हिट करेगा। सो व्हाट एज एन इन्वेस्टर a person should keep in mind while investing in you know, upcoming startups? So क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, चेक बॉक्स क्या क्या करने चाहिए before investing into a startup? यार देखो यार, कभी भी हमारे पास कोई पिच आती है, लाइक मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में बहुत छोटे चेक्स लिखता हूँ, लैक्स के होते हैं, लाइक 10 लाख से भी कम के चेक्स लिखता हूँ इंडिविजुअल कैपेसिटी में। और जब मैं फैमिली ऑफिस वगैरह के अंदर चेक्स लिख रहा होता हूँ, तो वो थोड़े बड़े होते हैं। तो यार हमारा ना एक बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, DD कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ड्यू डिलिजेंस। वो करने के लिए यार हम एक एजेंसी हायर करते हैं, वो हमसे 2 लाख रुपए के चार्ज करती है। सपोज अभी हाल ही में एक मैं बताना चाहूँगा, हमने ना एक डील फाइनलाइज करी थी। ठीक है, जो सेम चीज़ मैंने आपको बताई ना कि बुक्स गलत दिखाते हैं, सेम चीज़ उसने करी थी। ड्यू डिलिजेंस में सब बाहर आ जाता है। कई बार यार कई सारे टाइप के ऑडिट्स होते हैं। एक टेक्निकल ऑडिट होता है, सपोज आपने कहा यार मेरे पास ना 2 लाख कंज्यूमर है मेरे पास, या फिर 2 लाख साइन अप्स हैं, हमने आपका CPU मंगा लिया, आपका डाटा सर्वर मंगा लिया, हम चेक कर रहे हैं उसमें 60,000 भी साइन अप नहीं है। ओके तो इस टाइप से बहुत सारे ऑडिटिंग की चीज़ें होती हैं, कई सारी आप ऑडिट्स ले सकते हैं, कई सारे आप रिस्क मिटिगेशंस के प्रोसेस देख सकते हैं, ड्यू डिलिजेंस का एक लंबा प्रोसेस बना सकते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या इससे हम 0 पे आ जाएंगे? नहीं यार, 0 पे तो आने के बहुत कम चांसेस हैं। हाँ, पर जो आपका फेलियर रेट है वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली नीचे आ जाएगा। अंडरस्टूड। देयर इज अ वेरी वन फेमस कोट जहाँ पे बोलते हैं कि VCs जो भी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं उसमें से 90% फेल होते हैं। वेयर डू यू थिंक कि यार वो रिसर्च अच्छे से नहीं करते हैं इसलिए फेल, मतलब जो उनके स्टार्टअप है वो फेलियर में हो जाता है, कि व्हाट इज द ट्रुथ बिहाइंड दिस थिंग? यार मैं ना हफ्ते के 2 दिन समझो VC के साथ उठता बैठता हूँ। ओके ठीक है, VC वाले ना उनका खुद का पैसा नहीं है,
ओके वो IIM से जॉब करके आते हैं, मैकेंजी से जॉब करके आते हैं, वीसी फर्म में ज्वाइनिंग ले लेते हैं। मेरे को ऐसा लगता है ना, तुम बंदर को बोल दोगे ना ये कंपनी, ये यहाँ पे 100 कंपनियां पड़ी हैं उसमें से उठा ले, वो भी 10% ही उठाएगा सही वाली। आई थिंक कहीं पे हुआ था ये ये एक रिसर्च है, वो स्टॉक मार्केट के ऊपर वाली थी। हाँ, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। आपने टैग फूड्स में इन्वेस्ट करा, राइट? अभी एक न्यूज़ आया कि रिलायंस उसको 28 करोड़ में एक्वायर करना चाहता है। एज एन इन्वेस्टर जब आप देखते हो कि यार मैंने कंपनी में इन्वेस्ट करा, अभी रिलायंस जैसा बड़ा जाइंट उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है, उसको एक्वायर करना चाह रहा है, हाउ डज इट फील? देखो यार, बीइंग ऑनेस्ट, ये हमारी पहली कंपनी है जो ऐसे एक्विजिशन वगैरह के, जो पहला एग्जिट हमें मिलने वाला है एज ए इन्वेस्टर। तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, बस सूत्रों के हवाले से न्यूज़ आई है, बट इनसाइडर इन्फॉर्मेशन ये है, हाँ यार एक्विजिशन की बात चल रही है। वो ये आज से नहीं चल रही, ये जब से शार्क टैंक से बाहर आया तभी से रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई ऑफर आता रहता है, बस वो मीडिया में कवर नहीं होता। तो यार कैसा फील होता है यार एज ए इन्वेस्टर? तो यार हमें ये होता है यार वैल्यूएशन अच्छी मिल जाए, क्योंकि जब हमने पैसा डाला था हमने भी ये सोचा था 10x 20x का तो कम से कम एग्जिट मिलेगा। अगर हम एज ए इन्वेस्टर हम जा रहे हैं, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से यार हम सोचते हैं 40% का IRR मिले हमें, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 40% का हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अगर इससे कम मिल रहा है यार, तो यार मैं तो यार कुछ और ही कर लेता, स्मॉल बिजनेस ओपन कर लेता, गाड़ियां रेंट पे चढ़ा देता, उससे 35 उससे कुछ ना कुछ तो जनरेट हो जाता। तो लाइक अब फीलिंग की बात रही यार, अगर यार स्विगी जैसा अगर एग्जिट मिल जाए यार, फिर बल्ले ही बल्ले है। 1 करोड़ के 50 करोड़ हो गए यार, और क्या चाहिए। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। वो शार्क टैंक की बात से मुझे याद आया अभी एक, आफ्टर शार्क टैंक, बिकॉज शार्क टैंक जब आया था आई वाज इन कॉलेज एट दैट टाइम, तो शार्क टैंक आने के बाद देयर वाज लॉट ऑफ बज इन द मार्केट कि हर कोई स्टार्टअप करना चाहता था, हर कोई करना चाहता था कि मैं भी स्टार्टअप बनाऊंगा। जो सड़क पे, आई डोंट वांट टू डिफेम एनीवन, जो छोटी सी जॉब लगा के भी बैठा, रेडी लगा के बैठा, वो भी बोलता है मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ। सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग एन आइडिया? आपके पास आइडिया है, you want to execute that, so what is the pre-process, pre-planning, क्या क्या होनी चाहिए वो आइडिया पे एग्जीक्यूट करने से पहले? यार जैसे कि मैंने भी यार 2-3 धंधे बनाए हैं, मेरे पास हफ्ते की 7 पिच आती है, ठीक है, कुछ कंपनी मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, उन सब के उससे मैं बताना चाहूँगा यार, उसका एक कंक्लूजन निकालना चाहूँगा यार, 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बिजनेस आइडिया, ठीक है। देखो यार, दिमाग तो लगेगा, तुम चाहे 100 करोड़ की मार्केट में दिमाग लगाओगे तो भी दिमाग तो लगना ही है। अगर 100 करोड़ की मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो तो भी दिमाग लगेगा, 5-7 साल वहाँ भी लगेंगे। तुम 1 लाख करोड़ की मार्केट में काम करोगे, वहाँ पे भी यार दिमाग उतना ही लगेगा, उतने ही साल लगेंगे, 5-7 साल तो लगने ही लगने हैं। दिमाग मारनी है तो बड़ी मार्केट में दिमाग मार लो, ठीक है। दैट इज फर्स्ट थिंग यार, बिजनेस कितना बड़ा है। दूसरी चीज हम ये देखते हैं यार, टीम। ओके भाई देखो यार, एक ना रेजिलियंस चाहिए होती है। मैं यार संजीव बिखचंदानी जी के साथ एक बार बैठा था यार, ये अभी हाल ही की बात है। उनसे उन्होंने एक चीज़ बोली, हैव पेशेंस। उन्होंने मेरे को एडवाइस दी थी, हैव पेशेंस, बहुत तेज जा रहा है, हैव पेशेंस, ठीक है। यार अगर पेशेंस नहीं है, लाइक यार अगर आप पेटीएम की स्टोरी अगर कवर करो, हमें क्या लग रहा है यार $1 बिलियन कंपनी बन गई यार 2016 में, क्या बूम हुआ। अगर उसको जाके चेक करो यार, वो 2000 के आसपास की कंपनी रजिस्टर्ड है, 24 साल हो गए, 16 साल से तो डिजिटल स्पेस में है यार। बहुत टाइम लगता है, बहुत रेजिलियंस लगते हैं, बहुत सारे पिवट्स करने पड़ते हैं तब जाके यहाँ पहुंचते हो। पेटीएम का पहला धंधा ये नहीं था, 197 कम्युनिकेशन के नाम से उनकी कंपनी है, वो पहले कुछ और धंधा कर रहे थे, बहुत पिवट लगते हैं। नेटफ्लिक्स था, बहुत पिवट करे नेटफ्लिक्स ने, सीडियां बेचता था, आज OTT बना रहा है, बहुत पिवट लगते हैं, बहुत ज्यादा। ये पेशेंस होना चाहिए, रुकना पड़ेगा एक प्रोडक्ट के पीछे। दैट इज सेकंड टीम यार, टीम तगड़ी होनी चाहिए, स्किल सेट्स आने चाहिए सारे, बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं यार हमारे, तो मतलब हम तो खुद चेक करते हैं। देखो यार, 2 चीज़ है, स्किल्स तो सिखाई जा सकती है, बट कोर वैल्यूज यार किसी की बदलना बहुत मुश्किल है। यस, दैट इज सेकंड थिंग। पहला हमने कवर कर लिया यार, बिजनेस आइडिया, बिजनेस मार्केट कितनी बड़ी है, सेकंड टीम, थर्ड थिंग यार फाइनेंशियल्स। ओके, अगर किसी कंपनी को यार, अगर बाय एथर का एग्जांपल अभी हम ऊपर ले रहे थे, एथर का एग्जांपल ले लेते हैं यार। अगर तुम 5 लाख में गाड़ी बना रहे हो, 1.5 लाख में बेच रहे हो, फाइनेंशियली वो बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा। एथर का तो चलो वो कुछ ना कुछ करके पिवट कर लेंगे, कुछ ना कुछ दिमाग लगा लेंगे, उनके पास बहुत सारे बंदे हैं। बट अगर तुम्हारा डे 1 से ही बिजनेस मॉडल फ्लॉड है, बेच 36,000 कर रहे हो और तुम्हारा धंधा ही 30,000 का हो रहा है यार, फाइनेंशियल्स कुछ सेंस बनाने चाहिए। तो एज अ इन्वेस्टर, एज अ एंटरप्रेन्योर, अब मैं ये 3 ही चीज़ पे ध्यान देता हूँ यार। पहला बिजनेस आइडिया अच्छा हो, दूसरी टीम अच्छी हो जो एग्जीक्यूशन वगैरह सब कर ले, तीसरा फाइनेंशियल्स, प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन होना चाहिए। लाइक कॉमोडिटी बिजनेस है, 20% के आसपास आना चाहिए, और अगर तुम्हारा कोई टेक वगैरह वाला चीज़ है तो 60% के आसपास आना चाहिए। दैट इज वन ऑफ आवर क्राइटेरिया। प्रॉफिटेबिलिटी की बात हुई है, इस पे मेरे को आई डोंट नो कि ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि नहीं। ठीक है। हम एज अ इंडियन कम्युनिटी
हम उन फाउंडर्स के उन बिजनेसेस को बहुत हाइप दे देते हैं जो लॉस मेकिंग है. फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ शार्क्स, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम, जिनको हम शार्क के नाम से जानते हैं, यार खुद का बिजनेस उनका लॉस में जा रहा है, राइट? दे आर मेकिंग थाउजेंड ऑफ करोड़ ऑफ लॉसेज एवरी ईयर, एंड वो सामने वाले एक स्टार्टअप को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उसका प्रॉफिट कम है, या आपका प्रॉफिट 1 लाख फॉर एग्जांपल 10% कम है, राइट? व्हाट डू यू थिंक व्हेन इंडिया शुड फोकस ऑन प्रॉफिटेबल बिजनेसेस? बेसिकली जो स्टार्टअप या जो फाउंडर एक स्टार्टअप बना के प्रॉफिटेबल बना के बेच के निकले हैं, वो लाइमलाइट में नहीं आते हैं कहीं ना कहीं, राइट? वो पीछे रह जाते हैं. आई नो मैनी ऑफ दीज पीपल, राइट, जो एक स्टार्टअप बना के बेच चुके हैं, बट वो कभी लाइमलाइट में आ ही नहीं पाए. कभी हमने एज एन ऑडियंस उनको इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? भारत पे की वैल्यूएशन कितनी है? 20,000 करोड़, आई एम नॉट श्योर. ठीक है. रेवेन्यू कितना है? 200 करोड़, 300, आई एम नॉट वेरी श्योर टू बी वेरी ऑनेस्ट. वैल्यूएशन पता है, रेवेन्यू पता ही नहीं है आपको. यही होता है हमारे देश में. वैल्यूएशन सेलिब्रेट होती है, रेवेन्यू क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, कोई सेलिब्रेट ही नहीं करता. वो वाली चीज़ पता ही नहीं होनी चाहिए. जोहो के फाउंडर का अगर आपने हाल ही में ट्वीट वगैरह देखा हो, उसने क्या पोस्ट करा, हमारे देश से पहली $100 बिलियन की रेवेन्यू वाली कंपनी कब निकलेगी? हो ही नहीं रहा यार. तो लाइक वैल्यूएशंस के देखो यार, जिनके भी आपने नाम लिए शार्क्स वगैरह, सारे IIM IIT और या फिर फॉरेन से पढ़ के आए हैं. वो ऑलरेडी किसी VC के बेटे के साथ पढ़ाई कर रहे थे. वो ऑलरेडी किसी $1 बिलियन कंपनी के बेटे के साथ IIT में बैठे थे. दे आर उनके पास यार वो नेटवर्क था कि यार सऊदी अरेबिया से फंड चाहिए आ जाएगा, दुबई से फंड चाहिए आ जाएगा, सिंगापुर से फंड चाहिए आ जाएगा. वो ऑलरेडी उसी चीज पे थे. और जब वो एज अ इन्वेस्टर मांग रहे हैं किसी भागलपुर वाले फाउंडर से, आपने शार्क टैंक के ऊपर देखा होगा यार, छोटे छोटे गाँव से बंदे आ रहे हैं, उनके वो पास वो कनेक्शन नहीं है कि यार वो जाए यार IIT के एलुमनी बन के वहां से किसी से फंड रेज कर लें. तो देखो यार, एज अ इन्वेस्टर तो यार हर कोई पूछता है यार तेरी दो अप्रोच है इन्वेस्टमेंट का. पहला होता है कैश फ्लो एग्जिट, दूसरा होता है यार मैं किसी का काट दूं. मैंने $100 मिलियन पे डाला पैसा, कोई आके $1 बिलियन पे मेरे से खरीद ले. ठीक है, ड्रैग अलॉन्ग टैग अलॉन्ग करके ये सारे क्लॉजेस होते हैं, काफी सारी चीजें हैं, सारी चीज देखनी पड़ेगी. तो पहला तो ये हो गया कैश वैल्यूएशन वाला, जो कि मोस्टली VC यही कर रहे हैं. जो भी मतलब अगर आपने सीड ए वाले को देखा होगा या सीड वालों को देखा होगा, सीरीज ए वालों को देखा होगा, प्री सीरीज ए वालों को देखा होगा, इंक्लूडिंग आर फैमिली ऑफिस, हम भी इसी स्ट्रैटेजी पे चलते हैं. यार 28 करोड़ की वैल्यूएशन पे पैसा डाल रहे हैं, कोई कल को आके कोई 2300 करोड़ पे खरीद के चला जाएगा. हमारा भी यही आइडिया रहता है हमारे पास. दूसरा ये वाला है, हमारी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है SSC चॉकलेट के नाम से. वो उससे हम कैश फ्लो एग्जिट ले रहे हैं. उसके अंदर मैंने सिर्फ 5 लाख रुपए डाले हैं. अब वो 1 करोड़ का धंधा कर रही है. तो मेरे पास कुछ उसकी 20 से थोड़ा, अब एक और राउंड रेस करा तो 20 से थोड़ी कम परसेंटेज है. मेरा पैसा आ रहा है आराम से. अंडरस्टूड. 5 लाख डाल के 15 लाख आ रहा है, कोई इशू नहीं. सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट वाइल इन्वेस्टिंग इन दीज स्टार्टअप्स, बिकॉज मतलब वही है कि कहीं बंद हो जाएगा, आपको आपका रिसर्च अच्छे से करना चाहिए, राइट? ओके. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज एन इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम वी हैव सीन कि 2020 से लेके 22 तक जो कोविड का टाइम था, बाहर फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे थे, क्रेजी वैल्यूएशन पे क्रेजी फंडिंग दे रहे थे. हर स्टार्टअप जो भी जा रहा था उसको मिल रहा था. राइट नाउ दिस इज नॉट हैपनिंग. इसकी वजह से बहुत सारे स्टार्टअप किल हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं. सो डू यू थिंक एज एन इंडियन कम्युनिटी और इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम वी आर टू मच रिलायंट ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स? सो हाउ कैन वी ओवरकम दीज थिंग्स? बैक इन 2000 अगर आपकी कंपनी के नाम के एंड में .com लगा होता था, आपको जितने पैसे चाहिए होते थे मिल जाते मार्केट से. सेम चीज़ इंडिया के अंदर हो रहा था यार. मोस्टली D2C वाले ब्रांड, मेजरली जो भी कंज्यूमर साइड में डील कर रहे थे, B2C जिसने कहते हैं, B2C D2C, इन सबको यार जितना वो पैसा मांग रहे थे उनको उतना पैसा मिल रहा था बड़े आराम से. ठीक है. सेम चीज़ क्या हुआ यार, 2020 आया, कंपनी के रेवेन्यूज डाउन हुए. विंटर कहते हैं, विंटर आ गया, फंडिंग विंटर आ गया. सब सारी सऊदी वगैरह में जितने बैठे थे, चाइना के अंदर जितने बैठे थे, एक तो यार हमारे चाइना से काफ़ी रिलेशन खराब हो गए लॉकडाउन के बाद. इंडिया का अंदर जितना भी मेजर पैसा लगा था, मोस्टली पैसा चाइना से आ रहा था. ठीक है. ये वाली चीज़ अगर आप थोड़ा भी एक्टिव हैं स्टार्टअप स्पेस में तो शायद आपको पता हो, मेजरली जो इंडिया के पास पैसा आ रहा था पहले वो आता था चाइना से. अब वो शिफ्ट हो गया सिंगापुर और दुबई से. अब हमारी उतने अच्छे रिलेशनशिप नहीं रह गए हैं चाइना वाली फर्म्स के साथ. मेजरली हमें अब एग्जिट लेना पड़ रहा है, फोर्सफुली एग्जिट हो रहा है, या फिर हम जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि हमें कैंसिल करा जा रहा है बाकी सारे लोगों द्वारा. तो यार देखो ये वाली चीज़ चल रही है कि अब देखो फंडिंग विंटर चल रहा है.
अब तो चलो फिर भी रिकवर हो गया। अब यार देखो, अगर कभी भी ओयो की केस स्टडी कवर करते हैं, सॉफ्ट बैंक ने उसमें $100 मिलियन से ज़्यादा डाला है, ठीक है, $10 बिलियन पे था ओयो, सॉफ्ट बैंक ने उसे करेक्ट करके $2.6 बिलियन आया है, अभी वो शायद $4 बिलियन के आसपास ट्रेड हो रहा है अनलिस्टेड मार्केट के अंदर, ठीक है। जब ऐसी 3-4 स्टोरीज हमारे देश में आ गई, पेटीएम वाला बबल फटा थोड़ा, उसके बाद ओयो वाला बबल फटा, उसी के साथ साथ बायजूस वाला बबल फटा, अब इन्वेस्टर्स के भी दिमाग में भी अकल आ रही है यार, वैल्यूएशन के ऊपर ही सिर्फ नहीं खेल सकते, कभी ना कभी तो स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्ट होना है। तो जब भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होंगे, जब आपके अनलिस्टेड शेयर्स लिस्टेड में कन्वर्ट होंगे तो 6 महीने का लॉक इन पीरियड है, तब तक तो आपको सारा वैल्यूएशन कट के नीचे आ गया ना, जो मतलब आपको प्रीमियम कमाने वाले थे वो तो चला गया वो। तो एज एन इन्वेस्टर अब हम भी ये वाली चीज़ देख रहे हैं कि यार ये चीज़ अब हम नहीं कर सकते कि केवल वैल्यूएशन के ऊपर खेल रहे हैं। अब स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे पहली कंपनी जो हमारे देश की न्यूयॉर्क के अंदर रजिस्टर हुई है, NYSE के अंदर, MMT है। इंडिया के अंदर पहले यार ये होता था कि यार प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए तभी आप लिस्ट हो पाओगे। अब वो वाली चीज़ इतनी नहीं है, उसके काफ़ी सारे दूसरे तरीके भी हैं लिस्ट होने के। तो यार बिना प्रॉफिटेबिलिटी के साथ आप बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाओगे। जो मैंने कहा था बिजनेस मॉडल के अंदर फाइनेंशियल्स अगर आपके सही नहीं है, या बिजनेस एक ना एक दिन गारंटेड बंद होगा, ये चीज़ आप पेपर पे आज ही लिख के ले लो। क्योंकि यार चैरिटी तो कर नहीं रहे कि यार पैसा उठा रहे हो फिर लोगों में बांट देने, क्या यार लाइक नाम ही ले लेते हैं, जैप्टो ही हो गया, ठीक है, दिन का 10 करोड़ बर्न कर रहा है वो, यार 10 करोड़ अगर वो कल को धंधा बन गया तो यार वेरी गुड यार, सब ताली बजाएंगे। नहीं बना तो यार फिर फाउंडर तो अपना पैसा लेके बाहर हो जाएंगे, पर गाली पड़ेगी यार किसी ना किसी को। तो अंडरस्टूड। अभी हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, राइट? अभी AI की जो वेव आई है, हम सुनते हैं राइट मार्केट में कि AI चल रहा है, ChatGPT, ये सब चीज़ें। इसके बाद क्या हुआ है कि जो VCs हैं वो सिर्फ उन्हीं स्टार्टअप्स के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं जो AI में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, राइट? या फिर जिन कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है उनको कहीं ना कहीं फोर्स करेंगे तुम AI वाला सेगमेंट लेके आओ। डू यू थिंक दिस इज राइट, और लाइक हाउ डू यू थिंक यार AI कैन जिसमें AI की जरूरत ही नहीं इस प्रोडक्ट में, व्हाई शुड अ पर्सन पुट AI इन दैट? सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? यार इसके पीछे टेक ये ज़्यादा पहले नहीं चलते, 2021 में चलते हैं, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है। 2021 में क्या था यार, एक बूम आया था NFT का नाम का, मेरे को भी चढ़ा था कि यार NFT लेंगे यार, NFT वगैरह चाहिए, सब कुछ करने हैं। मैंने खुद की भी NFT लॉन्च करी थी, बट जस्ट मेरे को स्पेस एक्सप्लोर करना था। NFT का आज कहीं नहीं दिखाई देती। सेम टाइम पे वेब 3.0 आया, सबको लगा भाई वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। फेसबुक ने अपना नाम तक चेंज कर दिया उसके पीछे कि यार हम अपना मेटावर्स बना रहे हैं, अपना कुछ XR के अंदर बनाएंगे, कुछ ना कुछ बनाएंगे, AR VR XR कुछ ना कुछ करेंगे। कहाँ है वो? वेब 3.0 नहीं दिखाई दे रहा। सेम चीज यार AI के साथ चल रहा है। जितना ज्यादा बोला जा रहा है उतनी बड़ी चीज नहीं है यार। अभी मतलब देखो यार, ग्रो होगा, ऑब्वियसली ग्रो होगा, सब चीज ग्रो होती है। .com इतना ज्यादा ग्रो हो गया, सब ग्रो हुआ, पर एक ना एक बार हर चीज फटती है। उसके बाद लोग मैच्योर होते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर भी अगर आप डील करते हो, पहले आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको लगता है यार मैंने दुनिया जीत ली भाई, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैंने तो यार सबको पीछे कर दिया। फिर आता है क्रैश, हाँ सबके लगते हैं। उसके बाद आपके अंदर आती है मैच्योरिटी, आप काफी सारी चीज समझते हो। अच्छा यार सारा फंड नहीं डालना होता, मुझे 6 महीने का इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, मेरे को इंश्योरेंस रखने चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, काफी सारी चीजें आप तब सीखते हो जब आप एक बार गिरते हो। तो सेम चीज यार AI के अंदर है। अभी बहुत ज्यादा नाम चल रहा है, गारंटेड आज ही लिख के लो, पक्का नीचे आएगा, एक बार फटेगा भी। उसके बाद इतनी बड़ी चीज भी नहीं है। ऑब्वियसली यार ह्यूमंस की जरूरत पड़ेगी यार। अभी हम लोग इतना आगे तो नहीं निकल गए कि यार वो हमें कवर कर ले। और यार यहाँ पे सबका अलग टेक है यार। अगर मेरे सामने भी इलॉन मस्क होता, वो तो सीधा बोलता है यार देखियो एक दिन तेरा काम तेरा रोबोट कर रहा होगा। बट यार अगर वैसा होने भी वाला है तो अभी बहुत टाइम है। हम लोग चिल कर सकते हैं, हमारे बच्चे देखें। Understood. Okay, from this one question which comes in my mind is कि यार जो इन्वेस्टमेंट का बात ले रहे हैं, right? Got it. What are the top 3 segments as an investor that you think have a lot of potential in India? यार अगर आप केवल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो यार इंडस्ट्री तो देखो, कोई सी भी ऐसी आने वाली इंडस्ट्री पकड़ लो। अभी अगर आपको केवल एग्जिट चाहिए, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, अगर आपको केवल एग्जिट चाहिए, कोई भी ऐसी चीज जो लोगों को समझ में नहीं आ रही, जैसे ब्लॉकचेन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, उसमें पैसा डाल दो, वो कभी ना कभी एक्वायर हो जाएगा, या फिर उसका वैल्यूएशन अचानक से बढ़ जाएगी। ये आपने शायद अभी एक स्टार्टअप का नाम सुना हो जो बिनेंस ने जिसे एक्वायर करा है। I'm not aware of this. ठीक है, एक ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ही था। इस वाले ऑक्टा ट्रेडिंग नहीं यार, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उसका, बट उसमें यही था कि यार उसने ना कुछ नहीं करता था, यहाँ वाली मार्केट से पैसा उठा के यहाँ पे डालता था, क्योंकि दोनों मार्केट के बीच में 0.2% के आसपास का गैप रहता था। तो उसको इंस्टेंटली 0.2% का गेन मिल जाता था। ठीक है, आर्बिट्राज कहते हैं इस चीज को। तो वो आर्बिट्राज कर रहा था।
तो उसने आर्बिट्राज फंड बनाया। तो लाइक यार कोई भी ऐसी चीज़ जो लोगों को समझ में नहीं आती है, FTX नाम था उसका। FTX, हाँ, जो अभी जेल में भी गया उसका फाउंडर। हाँ, सैमी नाम है शायद उसका भी। सैम, हाँ, तो FTX के साथ ये वाली चीज़ थी। उसने भी वही करा यार, जो अभी ऊपर हम साइफनिंग, मिसएप्रोप्रिएशन, एम्बेजलमेंट की वगैरह की बात करें, तो उसने भी वही वाली चीज़ करी। पैसा किसी और चीज़ से मांग के किसी और चीज़ में डाल दिया। Okay. तो दैट इज क्राइम। Very trending question in the market. Do you think Bitcoin is the next big thing? यार देखो यार, बिटकॉइन का यार कोई पीछे टेक्नोलॉजी नहीं है कुछ खास की, लाइक यार इस टेक्नोलॉजी को हम डिप्लॉय कर लेंगे किसी और चीज़ में। Okay. वो बस एक करेंसी है। और मेजरली यार उसका तो यार कोई भी ऐसे डार्क वेब वाली चीज़ों में चले जाओ, वहाँ यूज़ हो रहा है। Okay. या फिर इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी होती है किसी को, मतलब बैंकर की फीस वगैरह अगर 2% बचानी है तो बिटकॉइन ट्रांसफर कर लेता है। तो ये वाली चीज़ है। इंटरनेशनल पेमेंट्स वगैरह कम करने आती है। तीसरा यार एडल्ट वेबसाइट्स में यूज़ हो रहा है। बिटकॉइन यार जस्ट एक करेंसी है, उसके पीछे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। और ये वाला स्पेस मेरे को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता, बहुत दिमाग लगाया पर समझ में नहीं आया। Okay. शायद कुछ ऐसा हो ही ना समझने लायक कि फिर हमारा ही दिमाग छोटा हो कि हम समझ ना पाए हों, ऐसा भी हो सकता है। Understood. I want to ask one question. आई वॉन्ट टू एड वन थिंग यार, बिटकॉइन बहुत छोटी चीज़ है, ब्लॉकचेन कुछ बड़ा बन सकता है। Okay. So you're saying कि Bitcoin तो is a part of a larger picture. Understood. इस चीज़ से आई वॉन्ट टू ऐड वन थिंग, जहाँ पे हम देखते हैं कि यार बहुत सारे लोग जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते थे, जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज क्रैश हुई थी, फॉर एग्जांपल FTX, राइट। जब वो क्रैश हुआ, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड तक करने आ रहे हैं, जो अंधाधुंध पैसा डाल देते हैं, राइट, बिना कुछ सोचे समझे। 10 लाख का लोन लिया, यहाँ से करा, सारा डाल दिया, राइट। सेम एज बेटिंग एप्स, राइट, कि जो बेटिंग्स में करते हैं कि सारे पैसे डाल देते हैं। व्हाट डू यू थिंक यार, हाउ वी कैन ओवर पावर दिस थिंग यार, इस चीज़ का थोड़ा सेफली अगर करना भी चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, हाउ यू कैन यूज दिस एज इन अ सेफर ऑप्शन, सो हाउ कैन वी डू दैट? यार थोड़ा ना पीछे चलते हैं, 2020 के आसपास ना यार मैंने थोड़ा ना यार फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल एडवाइजरी का सर्टिफिकेट लिया था। ओके। ठीक है, वहाँ पे यार मैंने ना काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें सीखी थी। तो जैसा कि अभी मैं कवर कर रहा था कि यार 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, इंश्योरेंस होने चाहिए। सेम उसी तरीके से ना यार हम लोग बोलते हैं कि यार कोई भी रिस्की बेट है, एंजल इन्वेस्टमेंट हो गई सपोज, या फिर बिटकॉइन वाली चीज़ हो गई, या फिर AI के अंदर ही कोई कह रहा है इन्वेस्टमेंट कर दो, किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट, किसी भी चीज़, या कोई टेक्नोलॉजी के पीछे, या फिर कोई कॉइन के पीछे, या फिर कोई इमेज के पीछे। तो यार हमारा ना Day 1 से होना चाहिए, 15% ज़्यादा बैट नहीं लूँगा। अगर उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है, लाइक दीप बजाज करके एक फाउंडर है, सिरोना के मालिक हैं, 450 में करोड़ों की कंपनी बेची है, जिसने सारा पैसा अपना ये स्टार्टअप से ही कमाया। वो भी कह रहा है मैं केवल 20% यूज करूंगा एंजल इन्वेस्टमेंट के लिए। लाइक पूरा 450 करोड़, सपोज पूरा 450 करोड़ आपने ये ये स्टार्टअप से कमाया। अब आप एज अ फाउंडर खुद ही कह रहे हो कि यार मैं केवल 20% यूज करूंगा इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, अब यार अगर आप अपनी सारी वेल्थ, जो आप सारी वेल्थ लगाने की बात करो, सारी वेल्थ यार कहीं भी लगाना यार, या तो बहुत ज़्यादा इमेच्योर वाला बिहेवियर हो जाता है, या फिर शायद आपको ये भी पैसे मैनेज करने नहीं आए, यूनिट वेल्थ मैनेजर, ऐसा भी हो सकता है। और कई लोग यार जनरली कौन सा अपना सारे पैसे डालते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर कुछ ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो मतलब अपने जॉब के तो बहुत बढ़िया है, लाइक IAS वगैरह के लेवल के हैं, बट उनको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर CFP CFA होते हैं, उनके एडवाइस ले सकते हो। बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करते, 5,000 से भी कम चार्ज करते हैं। किसी भी एक डिसेंट बंदे को हायर कर लो यार, वो चीज़ कर सकता है। अगर आपके पास एक्सेस नहीं है तो यार स्टॉक मार्केट के वगैरह, या फिर ये स्टॉक मार्केट जो वीडियो बनाते हैं, इतने सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं यार, RIA वगैरह, यूट्यूब के ऊपर ही वीडियो देख के अगर आप यार एक हफ्ते के अंदर सारी चीज़ें सीख सकते हो यार। इतना कुछ बहुत बड़ा IIT चीज़ नहीं है कि यार नहीं कर पाओगे, बहुत सिंपल चीज़ है। एंड यार अभी एक हाल ही में एक केस बताता हूँ यार, उसने 37 लाख का इन्वेस्टमेंट करा था। एक हमारे ही फ्रेंड है रितु नाम से, ठीक है, उसकी कंपनी थी यार, एग्रीटेक के अंदर थी। वो क्या करती थी, आपसे पैसा लेती थी, ठीक है, पूल ऑफ फंड्स बनाती थी, वो सारा पैसा यार खेती के अंदर लगाती थी। एंड उसका क्लेम था कि यार हम 70% का प्रॉफिट मार्जिन बना रहे हैं। लाइक मैं उसके फार्म पे भी गया था, उसने वहाँ पे भी यही बोला यार 70% का मार्जिन बना रहे हैं, 14-15% आपको डिलीवर कर देंगे वापस, ठीक है, बाकी का जो भी होगा हम अपने एक्सपेंसेस कवर कर लेंगे और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी रख लेंगे उससे। तो अभी वो जो हम ऊपर 184, ये सेम चीज़ है। तो उसके पास ना सेबी का CIS रजिस्ट्रेशन नहीं था। तो उसके 5 या फिर 4 करंट अकाउंट चल रहे थे, इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स अकाउंट। वो सारे के सारे 5 करंट अकाउंट और डायरेक्टर्स के अकाउंट सबको सीज कर दिया, जिसके अंदर 184 करोड़ के आसपास की कैपिटल थी। और वो पैसा वो ऋतुराज का नहीं है, वो पैसा यार दूसरे लोगों का है। हालांकि अभी वो सेट के अंदर केस वेस चल रहा है। पहले तो बॉम्बे हाई कोर्ट गए, मेरा भी थोड़ा पैसा लगा है उसके ग्रो पटेल के फंड के अंदर, बट लाइक दैट इज नॉट अ बिग पोर्शन।
तो उसके अंदर पहले वो बॉम्बे हाई कोर्ट गए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला ये सब चीज़ें हम कवर नहीं करेंगे, आप सैट के पास जाओ। सैट जनरली सेबी के अगेंस्ट जो भी आपको केस वगैरह करने होते हैं या फिर अपनी सुनवाई करवानी होती है तो वहाँ पे सारी चीज़ें सैट के अंदर कवर होती है, बॉम्बे के अंदर है। तो वहाँ पे वो अभी केस चल रहा है, हालांकि शायद सेटलमेंट हो जाए क्योंकि यार 5200 लोगों का पैसा अटका हुआ है। सेबी या फिर कोर्ट वगैरह जरूर ध्यान देंगे, बट हमारे देश में लॉ बहुत धीरे काम करता है। Understood. हाँ, Understood. One question that I want to ask you personally is, I come from a tier 3 city from Punjab. पंजाब में एक ट्रेंड है कि कनाडा जाना है। 12th के बाद हर बच्चे को कहीं ना कहीं अपने मन में रहता है कि मुझे कनाडा जाना है, बाहर जाकर सेटल होना है। We see a lot of companies like Google, Microsoft, Adobe, जिनके जो heads हैं वो Indians ही हैं, right? Why India can't produce such companies like Google, Microsoft, Adobe जैसी कंपनीज, मार्केट लीडर्स क्यों नहीं बना पा रहा है? डू यू थिंक कि कभी बना भी पाएगा कि नहीं बना पाएगा, कि हम सीधा हमेशा सिर्फ फॉलोअर्स की तरह ही रहेंगे इसके पीछे? क्या इस चीज़ को ब्रेन ड्रेन कहते हैं। अगर आपने खुद कहा मैं टियर 3 सिटी से हूँ, खुद बताओ आप क्यों कनाडा, आप या फिर आपके आसपास के लोग क्यों कनाडा जाना चाहते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिखते उनको, विच आर अवेलेबल, बट उनको एक्सपोजर नहीं है उस चीज़ का। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल जब मैं कॉलेज में था, मेरे को इंटर्नशिप का कुछ नहीं पता था। मेरा एक भाई था जो माइक्रोसॉफ्ट में जिसकी इंटर्नशिप लगी थी, उसको देख के मेरे को लगा यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मेरे पास कोई स्किल सेट नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई वर्क इन सेल्स, एंड जो वो इंटर्नशिप उसने करा उसको देख के मेरा भी मन हुआ कि मैं भी करूँगा, राइट? बट वो एक्सपोजर हर किसी को नहीं मिल पाता वहाँ पे। सो दिस इज समथिंग दैट आई पर्सनली फील हाउ दे कैन सी कि हमारे कनाडा जाने के अलावा भी बहुत ऑप्शंस हैं हमारे पास। सो हाउ वी एज अ Indian we can encourage those youngsters to stay in India and work in India and invest in India. देखो यार, बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, कुछ नहीं करना, जाओ अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने चले जाओ। ओके, आप सोचो आपको कितना टाइम लग सकता है एक कंपनी रजिस्टर कराने में, क्योंकि कुछ कंट्रीज हैं जो 2 घंटे में वाला काम करके भी देती हैं। ओके, आपके देश में कितने दिन में होगा? 1 हफ्ता? ये आपको लग रहा है, और ये पेपर्स पे कहा जाता है। हम लोग कंपनी रजिस्टर कराने जाते हैं, कुछ ना कुछ लफड़ा जरूर हो जाता है, 45 दिन लग जाता है, 60 दिन लग जाता है। एक छोटा सा ट्रेडमार्क लेना है, महीने निकल जाते हैं। लाइक मैं अपने जो स्टेल्थ मोड के अंदर बिल्ड कर रहा हूँ, उसके अंदर हमें NBFC का रजिस्ट्रेशन चाहिए। वो भाई हमें कह रहा है 8 महीने मिनिमम लगेगा और 4 साल तक लग सकते हैं। ओके, तो क्या अगले 8 महीने से 4 साल तक क्या मैं कोई धंधा नहीं करूँ? ओके, तो बहुत सारे कंप्लाइंसेस हैं यार। एक दिन मैं अभी हाल ही में पुलिस स्टेशन गया था, ठीक है, मेरे को एक छोटी सी FIR रजिस्टर करानी थी। यू विल नॉट बिलीव, मेरे को 4 से 6 अलग अलग पुलिस स्टेशन जाना पड़ा अपनी एक FIR लिखाने के लिए। ओके, ठीक है, अब इस टाइप का अगर हमें इंफ्रा मिल रहा है, तुम टैक्स रेट बहुत ऊंचा कर दोगे। अगर लाइक बहुत अच्छी इनकम करो, 42% के आसपास का टैक्स आता है, 42.7% के आसपास, ठीक है। अगर इतना ज़्यादा टैक्स ले रहे हो और हमें इंफ्रा इतना कम मिल रहा है, देखो यार ऑब्वियसली यार इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, तुम सबको सर्व नहीं कर सकते। एज अ गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव मैं भी समझ सकता हूँ कि सबको सर्व नहीं कर सकते, बट अगर मुझे ऑप्शन मिल रहा है कि यार दुबई में ये वाली चीज़ मेरे को तुरंत मिल रही है, सारा मेरे फोन पे मिल रहा है, या फिर अगर मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ तो वहाँ पे बस टैबलेट के ऊपर FIR लिख सकता हूँ मैं, तो यार मेरे को भी ऐसा लगेगा ना यार यहाँ पे मैं 42% अपनी इनकम का दे रहा हूँ, लाइक 1 करोड़ कमा रहा हूँ, 40 लाख तो इन्हें दे रहा हूँ, और फिर मुझे रोड पे भी गड्ढे मिल रहे हैं। अभी मेरे को यहाँ से गुड़गांव जाना है, 3 घंटे मेरी गाड़ी फंसेगी ट्रैफिक, मुझे पता है, तो जाना है गुड़गांव। मेरा दिमाग खराब होगा भाई। Exactly. तो देखो गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से भी समझता हूँ यार, वो IAS IRS वगैरह सारे बैठे हुए हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बहुत दिमाग लगा के बने हैं। पॉलिटिशियंस को थोड़ा अलग अलग करते हैं। IAS IRS जितने भी सेक्रेटरी वगैरह हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं। IIT IIM वाले बंदे भी वहाँ पे हैं, तो लाइक उनको मैं चैलेंज नहीं कर रहा, बट इंडिया की पॉपुलेशन भी है। बट अगर सेम टाइम पे अगर मुझे कनाडा के अंदर, UAE के अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, फिर मुझे दिखता है वहाँ पे टैक्स भी मेरे को कम देना है इनके कंपैरिजन में, इंडिया के कंपैरिजन में, तो यार मैं तुरंत वहाँ से भागता हूँ। दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि यार यहाँ पे ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मेजरली यही वाली चीज़ है, और ये वाली चीज़ बहुत सालों से हो रही है, आज कुछ नया नहीं है। एंड सेकंड थिंग यार कंपनसेशन या फिर रेम्यूनरेशन, अगर जैसा कि हम ऊपर बात कर रहे थे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के बारे में, जब मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग करता था, जिस चीज़ के मुझे इंडिया में 5,000 मिल रहे थे, वो भी मर के पैसे मिल रहे थे मेरे को, फॉरेन के क्लाइंट्स में वो सेम चीज़ के 35,000 रुपये भी चार्ज कर रहा हूँ। ओके, 95,000 तक भी लेके जा रहा हूँ। ओके, तो यार इतना बड़ा गैप है उसमें, इतना बड़ा गैप है यार, 7x का गैप है। तो यार लाइक डाटा साइंस वालों को, यार जो नर्सेस वगैरह होती हैं इंडिया के अंदर, नर्स को कितना सैलरी मिलता होगा? 20,000 मैक्सिमम, ठीक है, इतना ही सब, 20,000 35,000 40,000 समझ लो यार, जो सीनियर होगा 40,000। इससे ज़्यादा तो नहीं है। UK और कनाडा के अंदर आपको वहाँ पे एनुअल पैकेज 45 लाख का मिल रहा है। ओके, 45 lakhs या फॉर अ नर्स इन कनाडा, दैट्स अ बिग डिफरेंस। तो ऑब्वियसली यार आप फिर यहाँ से निकलना ही चाहोगे, टैक्स भी कम लग रहा है, सैलरी भी ज़्यादा मिल रही है, इंफ्रा भी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। वहाँ के कुछ और डीमेरिट्स होंगे जो हमें नहीं पता, इंडिया के कुछ और डीमेरिट्स हैं। मैं तो नहीं जा रहा, फिर मेरा कोई प्लान नहीं है, मेरे को यहीं रहना है। अंडरस्टूड।
अंडरस्टूड। एक और क्वेश्चन इस चीज़ से मैं लाना चाहता हूँ कि हमारा आई बिलीव एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट डेवलप्ड। हम बात करते हैं कि अब इंडिया का डिकेड आने वाला है, कि अगले 10 साल सिर्फ इंडिया के हैं। आई बिलीव जो ग्राउंड वर्क करना चाहिए इंडिया को एज एन लाइक पॉलिटिशियंस जो हो गए या जो भी एजुकेशन हेड्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आई बिलीव वहाँ से अगर स्टार्ट करना हम शुरू करें तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को बदलाव लेके आ सकते हैं। बिकॉज अगर टू वेरी ऑनेस्ट, जब शार्क टैंक आने से पहले आई बिलीव 80% ऑफ लोगों को पता भी नहीं होगा स्टार्टअप होता क्या है, कैसे किया जाता है। आज भी अगर जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं, वही उनको R&D प्रोसेस ही नहीं पता ही नहीं मार्केट में कैसे जाके काम करना है, राइट। जे जस्ट सुना है कि ये स्टार्टअप ने कर दिया, बट वो हमें एक्चुअली इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से नहीं मिलती है। सो आई पर्सनली फील कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन कि हमें अपना एजुकेशन सिस्टम पहले स्टार्ट करना चाहिए सही से। I want to ask one more question कि यार what are the top 3 people that you admire as an investor, कि यार इन लोगों जैसा इन्वेस्टर बनना है। यार एक तो यार सबसे पहले ये वाली चीज़ है यार, कोई आइडल नहीं है यार। मैंने अपनी ही एक इमेज बना रखी है 15-20 साल आगे वाली, कि 15-20 साल बाद ये ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा घर होगा या फिर ऐसे काम कर रहा होगा। लाइक पहले ना मेरे अंदर था यार पैसा लेना है, पैसा लाना, पैसा लाना, पैसा लाना, दिन भर पैसा और पैसा। अब ना बट पैसे से ऊपर आ गई है, क्योंकि अब आपने अपने नाम के आगे एक टैग लगा दिया एंटरप्रेन्योर वाला, आपने अपने नाम के आगे एक टैग लगा दिया इन्वेस्टर वाला। अब उसको क्लेम करना है। अब मेरे दिमाग में दिन भर ये नहीं चलता कि यार अब 10 करोड़ निकाल लूँ, अब 100 करोड़ निकाल लूँ, या फिर अब इतना निकाल लूँ। अब दिमाग में चलता है यार अब कुछ बड़ा देना है, कुछ बड़ा हिट देना है। क्योंकि यार देखो अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गए हैं कि लाइक अब अगर मैं आज भी काम नहीं कर रहा तो मेरे को पता है मेरी दाल रोटी तो बड़े आराम से चलेगी, घर में आराम से हो जाएगा। जब इस वाली फेज से आप बाहर हो जाते हो ना, फिर पैसे से आप ऊपर जा चुके हो, अब आप कुछ ना कुछ सर्व करने की कोशिश करते हो। तो लाइक मेरी मेंटालिटी सारा दिन यही रहती है कि यार मेरे को कुछ सर्व करना है। जो मैं अपने आप को लाइक अब मैं समझो अपने प्राइड के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा प्राइड है एज एंटरप्रेन्योर। मैं अपने आप को दिन रात, अगर मैं रात के 3 बजे भी कोई फाउंडर बुला रहा है मैं चला जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? क्योंकि मेरा टैग है एंटरप्रेन्योर वाला, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग कि अपनी 15-20 साल आगे की एक इमेज सोच रखी कि 15-20 साल बाद हम ऐसे दिख रहे होंगे। तो वही अपना आइडियल है, वही अपना सब कुछ है, वही अपना एंड गोल, सब कुछ जो भी कहना है वही भगवान है अपना, ठीक है। एंड अगर फिर भी यार मैं जिसके साथ बैठूँ मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। अब अगर आपके साथ बैठूँ कुछ ना कुछ ऑब्वियसली सीख रहा हूँ। भाई बैठे हैं, कैमरा पर्सन यहाँ पे है, सबके साथ कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। तो लाइक अगर मैं अभी हाल ही में बताऊँ तो यार मैं 2-3 लोगों को बहुत एडमायर करने लगा हूँ। एक संजीव बिखचंदानी जी हो गए, उनसे लाइक यार उनसे कई बार यार मुलाकात हो गई है। तो लाइक यार तुम खुद सोचो यार, वो एक पर्सन है, जब इंडिया में स्टार्टअप जैसी चीज कुछ होती भी नहीं थी, वो बंदा तब से अपना बिजनेस बना रहा है। नाउ ही इज 61, वो आज भी कुछ ना कुछ बना रहे हैं। लाइक वो उनसे यार काफी ज्यादा यार एडमिशन वाली फील आती है। आग होनी चाहिए एक्चुअली में, अगर लाइक 61 की एज में अब तुम्हारे पास करने के लिए बचा ही गया यार, तुम यार अभी भी यार कर रहे हो कुछ ना कुछ। लाइक यार 61 की एज में यार वो ही इज डूइंग यार सो ग्रेट यार। एंड अगर सेकंड पर्सन हम किसी का नाम लेना चाहिए, डॉक्टर रितेश मलिक, ठीक है। डॉक्टर रितेश मलिक यार अच्छा फोड़ रहे हैं भाई। लाइक यार उनसे अगर आप कभी उनसे इन पर्सन बात करो यार, वो जिस तरीके से बात करते हैं यार, उनके बात करने का तरीका बहुत तगड़ा है यार। लाइक मैं मतलब कई सारे फाउंडर से मिलता हूँ, बट मैंने किसी के साथ सेल्फी वगैरह नहीं लिया, उन लोगों के साथ लिए। तो दे आर बेस्ट। ओके, हम बात करते हैं स्टार्टअप हब। जब भी हम स्टार्टअप हब इंडिया में बात करते हैं, बैंगलोर की बात करते हैं, राइट, कि बैंगलोर इज द स्टार्टअप सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, राइट। मैंने एक क्वेश्चन पहले भी अपने पॉडकास्ट में कवर करा था, बट आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव कि व्हाई अदर सिटीज इन इंडिया आर लैकिंग फ्रॉम बैंगलोर, कि यार बैंगलोर इतना ग्रो कर गया। व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू ऑब्जर्व एज एन इन्वेस्टर? अभी अगर एज ऑफ नाउ अगर आपको स्टार्टअप बनाना है, भाई गुरुग्राम से अच्छी कोई जगह नहीं है स्टार्टअप बनाने के लिए, ठीक है। सारा इन्वेस्टर यहाँ पे आता है, ऐसा कोई भी इन्वेस्टर नहीं है जो गुड़गांव ना आता हो। बैंगलोर का भी सारा यहाँ पे आता है, हैदराबाद वाले भी सारे यहाँ पे आते हैं, जयपुर वाले भी गुड़गांव आते हैं। लाइक ये सेंट्रल है। एक तो यार दिल्ली को भी हमारी कैपिटल है, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ काम पड़ता ही रहता है, वो आता ही है गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर वगैरह एरिया में आता ही आता है, गारंटेड आता है। तो लाइक एज ऑफ नाउ अगर आपको यार स्टार्टअप बनाना है, गुड़गांव इज बेस्ट प्लेस। और अगर आपको बिजनेस बनाना है, नोएडा बेस्ट प्लेस है। रीजन समझते हैं, गुड़गांव को बता दिए कि यार सब लोग यहाँ पे हैं, आपको हर एक चीज यहाँ मिल जाएगी क्योंकि ये सेंटर है। और नोएडा बेस्ट प्लेस इसलिए क्योंकि वहाँ पे चीप लेबर है। अगर आपको गुड़गांव के अंदर एक बीपीओ बनाना है, आपको सैलरी शायद 35,000 के आसपास देनी पड़ जाए। अगर आपको नोएडा में बनाना है, सेम चीज 12-13 हज़ार में हो जाता है। लाइक अगर मेरे को पता है यार मेरे को डे 1 से प्रॉफिटेबल रहना है, मैं नोएडा चूज करूंगा इन कंपैरिजन ऑफ गुरुग्राम, बैंगलोर या फिर मुंबई। मुंबई और बैंगलोर बहुत एक्सपेंसिव है गुड़गांव के कंपैरिजन में। दैट इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर। आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, लाइक डू यू रीड बुक्स? या पहले बहुत पढ़ता था, हफ्ते की 1-2 तो निकाल ही देता था। ओके, एज एन यंगस्टर, कॉलेज फ्रेशर, मैं कॉलेज से बाहर आया हूँ, राइट।
what are the top 3 books that you recommend that I should definitely read? यार अगर तुम्हें अमीर बनना है, Hmm. 3 नहीं, सिर्फ एक, रिच डैड पुअर डैड फेवरेट है भाई. Okay. मेरे ऑफिस में कोई सी किताब नहीं है, लाइक इतनी सारी किताब मैंने पढ़ी है, कोई भी किताब नहीं है, बट रिच डैड पुअर डैड इतनी बढ़िया बुक है, वो आज भी मेरे कैबिन में है. लाइक मेरे ड्रॉर में सबसे सामने रहती है. रिच डैड पुअर डैड अमेजिंग ब्रो. Understood. So that is the one book that you think every youngster should read. एब्सोल्युटली, अगर पैसा कमाना है तो पढ़ना चाहिए. Understood. What is your most successful startup investment till now and most failed investment so far? And क्या लर्निंग रहा इन दोनों चीज़ों से कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट से क्या लर्निंग रहा, एक फेल्ड इन्वेस्टमेंट से क्या लर्निंग रहा आपका? यार देखो यार, हम 2 कैपेसिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं. पहला मैंने बता दिया इंडिविजुअल कैपेसिटी में. वहाँ पे इंडिविजुअल कैपेसिटी में बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट होती है, वो 5-5 लाख के आसपास होती है, उससे ज़्यादा की नहीं होती. Okay. जो फैमिली ऑफिस में है, उन दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन में अगर मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊं, तो यार देखो यार, जब स्टार्ट करा तो बहुत एमेच्योर थे. हमारे पास भी कोई मेंटर नहीं था. एज ऑफ नाउ हम ऐसे लोगों के साथ जुड़ गए हैं जो कई सालों से कर रहे हैं. लाइक एंजल फंड्स जो होते हैं, लेट्स वेंचर हो गया, आईपीवी हो गया, इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर, इन सब के साथ हम ज्वाइन हुए हैं. हमारे पास बहुत अच्छी डील, फाड़ कैपिटल भी उनके साथ वन ऑफ देम है. बहुत अच्छी डील लेके आते हैं. कई बार ऐसा होता है कि यार, कई बार बबल भी लेके आ जाते हैं. कई बार ऐसा होता है कि यार, नाम नहीं ले रहा, एक कंपनी है, कुछ नहीं करती, कोई काम नहीं करती, बस वो एक चीज़ में बहुत अच्छी है कि वो एक के बाद एक फंड रेज कर पा रहे हैं. हमारी भी उसमें इन्वेस्टमेंट है क्योंकि हमें एग्जिट लेना है, ठीक है, बट वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट में आएगा वो क्रैश होगा. वो हम आज से ही बता सकते हैं. तो यार काफ़ी अपने साथ किसी ना किसी को ऑब्वियसली होना चाहिए. और लाइक अब वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द वर्स्ट की बात करते हैं. यार 15-16 की इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, 4 तो ऊपर ही बताया था बंद हो गई अब तक. 2 साल से भी कम टाइम में 4 तो बंद हो गई. और लाइक एक कंपनी है यार, जिप का नाम लिया यार. जिप का जो फाउंडर्स, जिप की जो फैमिली ऑफिस की इन्वेस्टमेंट है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में मेरी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है उसमें, फैमिली ऑफिस की है या, वो बहुत अच्छा कर रहा है, वही हमारी सबसे बेस्ट है. लाइक समझो 20x का तो गेन है. जिप जो ईवी स्कूटर्स बनाते हैं, राइट? आकाश गुप्ता, आई रियली एडमायर दैट पर्सन बिकॉज आई रियली लव हिम एज अ फाउंडर. जो उनमें एनर्जी है एंड द काइंड ऑफ ग्राउंड वर्क ही डू एवरी टाइम व्हेन एवर आई गो टू हिज इंस्टाग्राम, वो हमेशा कहीं ना कहीं अपने जो उनका एंड यूजर है उनसे बात करते हैं. तो फॉर एवरी स्टार्टअप फाउंडर हु इज बिल्डिंग समथिंग, आई बिलीव शुड लर्न दीज थिंग फ्रॉम हिम. अंडरस्टूड. ये ईवी की बात आई, राइट? एक क्वेश्चन आता है कि हम बोलते हैं कि ईवी बहुत आगे चला जाएगा, ईवी इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, ईवी इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग. हम देखते हैं टाटा जैसी कंपनीज, महिंद्रा जैसी कंपनी इस चीज़ में घुसने की कोशिश कर रही हैं, राइट? बट डू यू थिंक कि हम एज अ कंट्री, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रेडी है कि हम उस वेव पे राइड कर पाएँ, उसके आगे जा पाएँ? यार कंपनी के पर्सपेक्टिव से तो यार हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हाँ उतना अच्छा नहीं है, बट बना लेंगे. और लाइक अब यार देखो यार, कोई भी कंट्री अगर बहुत अच्छी ग्रो करती है, जापान को देख लो, चाइना को देख लो, बहुत अच्छे सबवेज हैं, बहुत अच्छी मेट्रोज हैं. अगर पब्लिक इंफ्रा बहुत अच्छा करते हैं हम लोग, देखो यार इसके बैकलैश भी आता है इस चीज़ का, लाइक इसके डीमेरिट्स में, इसके मेरिट्स भी हैं. मेरा लाइक मैं एकदम हाल ही में अभी एक बंदे के साथ बैठा था, लाइक वो जो हम टबैको वाले की बात कर रहे थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन, 100 करोड़ से ज़्यादा यार खुद की वेल्थ जनरेट करी है 100 करोड़ के आसपास की, ठीक है. वो मेरे को इंसाइट्स दे रहे थे. तभी हम बात करते करते ना हमने एक चीज़ निकाली कि यार हमारी अगर गवर्नमेंट बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना देगी, बहुत अच्छी रोड्स बना देगी, बहुत अच्छी मेट्रोज बना देगी, बहुत अच्छे वॉकवेज वगैरह बना देगी, इवेंचुअली क्या होगा, जो भी ये मोटर स्टॉक्स हैं, मोटर स्टॉक्स और उसके एंसिलरी स्टॉक्स, टाटा के स्टॉक्स, टाटा मोटर्स, बजाज मोटर्स, ये सब डाउन हो जाएंगे. क्यों? अगर बहुत अच्छे सबवेज वगैरह बन गए हैं, बहुत अच्छी मेट्रो बन गई है, कोई ट्रैफिक नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तो मैं 60 रुपए में नोएडा टू गुड़गांव ट्रैवल कर पा रहा हूँ, तो मैं 600 रुपए का अपना तेल तो नहीं जलाऊंगा ना. अंडरस्टूड. तो इस वजह से लाइक यूरोप वगैरह में देख लो, कार की सेल्स कितनी ज्यादा नीचे गिरी हैं. तो वहीं से लाइक मेरे को तो डे वन से यार ये ऑटोमोबाइल वाली इंडस्ट्री समझ में नहीं आती, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होना पड़ेगा. तो वहीं पे हमने यार डिस्कस करा यार धीरे धीरे इस वाली इंडस्ट्री से एग्जिट करते हैं, क्योंकि हाल ही में अगर आपने टैक्सेशन अगर देखी होगी ध्यान से, कार के ऊपर 300% तक का भी टैक्सेशन चला गया है. यस. तो लाइक वो फिर यार जब कार ही नहीं बिकेगी तो यार उसको स्टॉक में रह के क्या ही करना. तो दैट्स व्हाई वी हैव डिसाइडेड कि यार ऑटोमोबाइल स्टॉक से हमें बाहर होना चाहिए. हालांकि वो लोग कुछ ना कुछ निकालेंगे, दे आर द मोस्ट स्मार्ट पर्सन. कूल. लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट इज योर सीक्रेट ऑफ सक्सेस? व्हाट डू यू थिंक यार ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में हुई, इसकी वजह से मैं आगे बढ़ा, या कोई ऐसा सीक्रेट जो आप
अपने माइंड में रिकॉल कर पा रहे हो कि यार ये आई थिंक कि यार ये रीज़न था मेरा इतना सक्सेसफुल होने का आज? यार अभी तो कुछ कर ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी यार जहाँ तक पहुँचे हैं यार, एक ही चीज़ है यार, तुम एज अ फाउंडर मेरे को रात के 3 बजे बुला लो, क्या मेरा धंधा फंस गया यहाँ पे, मेरे को मदद कर दे, Okay. रात के 3 बजे आ जाऊँगा, सुबह 2 बजे बुला लो, किसी भी वक्त बुला लो, 24/7 यार। लाइक मैं कई बार भी खुद को देखता हूँ ना कि यार पिछले 7-8 साल में क्या करा है, डे नाइट बस यार फाउंडर्स के साथ उठना बैठना, अपना धंधे में ध्यान लगाना, लाइक एक्सट्रीम लेवल की जो हसलिंग होती है, एक्सट्रीम लेवल का जो हार्ड वर्क होता है, शायद वो कर लिया। लाइक मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है, ओके बट क्योंकि मैंने स्मार्ट पर्सन से के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, शायद इस वजह से मैं उसके आगे निकल गया। अंडरस्टूड तो अंडरस्टूड लाइक वो जो एकदम गंदी तरीके से गांव में खेती करते हैं ना, वो बस हमने वही वाली खेती वाली मेहनत हमने स्टार्टअप में कर ली। Understand. Cool. Thank you so much, Priyanshu, for joining us today. It was really insightful. The kind of personality you are and the kind of humbleness that you carry with you. After you don't think you are successful, but we believe that you are very a successful person, and I believe आपका नाम और बड़ा होगा आने वाले टाइम में. So thank you so much for joining us today, and yeah, really amazing to talk to you today. वार्म रिगार्ड्स। Cool.